नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र जी का उपन्यास गृहदाह का प्रथम अध्याय। शरद चंद्र जी के अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं उपन्यास गृहदाह, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अध्याय 1। महीम का परम मित्र था सुरेश। एक साथ एफए करने के बाद सुरेश जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन महीम अपने पुराने सिटी कॉलेज में ही रह गया। सुरेश ने रूठकर शुभ भाव से कहा, महीम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीए एमए पास करने से कोई लाभ ना होगा। अब भी समय है, तुम्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाना चाहिए। महीम ने हंसते हुए कहा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन खर्च के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं। खर्च भी ऐसा क्या है कि तुम नहीं दे सकते? फिर तुम्हारी छात्रवृत्ति भी तो है। महीम हंसकर चुप रह गया। सुरेश ने अधीर होकर कहा, नहीं नहीं, हंसो नहीं महीम, और देर करने से ना चलेगा। मैं कह ही देता हूँ, तुम्हें इसी बीच नाम लिखाना पड़ेगा। खर्च वर्च की बाद में देखा जाएगा। महीम ने कहा, अच्छा। सुरेश बोला, भाई तुम्हारा कौन सा अच्छा ठीक है और कौन सा नहीं, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। मगर रास्ते में अभी तुमसे वायदा नहीं करा पाया, इसलिए कि मुझे कॉलेज को देर हुई है। मगर कल परसों तक जो भी हो, इसका किनारा करके ही रहूँगा। मैं कल सवेरे तुम्हारे डेरे पर आऊँगा, कहकर सुरेश कॉलेज की तरफ चला गया। कोई 15 दिन बीत गए। कहाँ तो महीम और कहाँ उसका मेडिकल कॉलेज का दाखिला। एक दिन दोपहर को बड़ी दौड़ धूप के बाद सुरेश एक गए बीते छात्रावास में पहुंचा। सीधे ऊपर चला गया। देखा एक सीलन भरे अंधेरे कमरे में चटाइयाँ डाले 6-7 लड़के खाना खाने बैठे हैं। अचानक अपने दोस्त पर नज़र पड़ते ही महीम ने कहा, अचानक डेरा बदलना पड़ा, सो तुम्हें खबर ना दे पाया। पता कैसे लगाया तुमने? सुरेश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह धप से ही चौखट पर बैठ गया और एकटक उन सबके भोजन की तरफ देखता रह गया। काफ़ी मोटा चावल, पानी की तरह पतली दाल, साग की डंडलों के साथ अरवी की तरकारी और उसी के पास कोहड़े के 1-2 टुकड़े। दही नहीं, दूध नहीं, किसी तरह की मिठाई नहीं, किसी पत्तल पर एक टुकड़ा मछली तक नहीं। और सबके साथ महीम खुशी खुशी बड़ी ही तृप्ति के साथ भोजन करने लगा। लेकिन देख देख कर सुरेश की दोनों आंखें गीली हो गईं। मुंह फेरकर किसी तरह उसने अपने आंसू पोंछे उठ खड़ा हुआ। सहज मामूली सी बात पर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते। भोजन कर चुकने के बाद जब महीम ने उसे ले जाकर अपने साधारण से बिस्तर पर बैठाया तो रूंधे स्वर में सुरेश से बोला, बार बार तुम्हारी जाति बर्दाश्त ना होती है महीम। क्या मतलब? महीम ने पूछा। मतलब कि ऐसा भद्दा मकान भी शहर में हो सकता है और इससे बुरा भोजन भी कोई आदमी कर सकता है। अगर आंखों नहीं देखता तो यकीन ना करता। खैर जो भी हो, इस जगह की तुमने खोज कैसे मिली? और तुम्हारा साबिक डेरा जितना भी बुरा क्यों ना चाहे, इससे तुलना तो नहीं हो सकती ना। उसको तुमने क्यों छोड़ दिया? मित्र के स्नेह ने मित्र के जी पर चोट पहुंचाई। महीम ने उस निर्विकार गंभीरता को कायम नहीं रखा। आर्द्र स्वर में बोला, सुरेश तुमने मेरा गांव का घर नहीं देखा, वरना समझ जाते कि मुझे यहाँ जरा भी तकलीफ नहीं हो सकती। और भोजन की बात, सो भले घर के और लड़के जो भोजन मज़े से खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकूँगा? सुरेश तैश में आ गया। इसमें क्यों की बात की नहीं। दुनिया में भली बुरी सब चीज़ें हैं, मगर भली भली ही लगती हैं और बुरी बुरी लगेंगी। इसमें क्या शुबा है? सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत क्या है? महीम चुपचाप धीरे धीरे हंसता रहा, बोला नहीं। सुरेश बोला, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी ही रहे, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मेरी ज़रूरत है तुम्हें यहाँ से बचा ले चलना। मैं यदि तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊँ तो तुझे नींद नहीं आएगी, खाना नहीं रुचेगा। मैं तुम्हारा सारा सरो सामान अपने घर ले चलूँगा। यहाँ के नौकर से कहो कि एक गाड़ी बुला दे। इतना कहकर सुरेश ने ज़बरदस्ती महीम को उठाया और खुद उसका बिछौना समेटने लगा। महीम ने खींचतान में बाधा नहीं डाली। शांत गंभीर स्वर में बोला, पागलपन मत करो सुरेश। नज़र उठाकर सुरेश ने कहा, पागलपन कैसा? तुम नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? मैं क्या तुम्हारा कोई नहीं? मेरे घर जाने से क्या तुम्हारा अपमान होगा? नहीं। फिर? महीम, सुरेश तुम मेरे मित्र हो, ऐसा मित्र मेरा और कोई नहीं।
दुनिया में कितनों का है यह भी नहीं जानता। इतने दिनों के बाद देह के जरा से आराम के लिए मैं ऐसी चीज खो बैठूं, तुम क्या मुझे इतना बड़ा नादान समझते हो? सुरेश, मित्रता तुम्हारी अकेले की तो नहीं महिम, इसमें मेरा भी तो एक हिस्सा है। यदि वह खो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, यह समझने का शऊर मुझ में नहीं। मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ? फिर इतना सतर्क, सावधान, इतना हिसाब किताब रखकर ना चलने से अगर वह नहीं रह सकती तो क्या, तो जाए क्यों ना महिम? ऐसी क्या उसकी कीमत है जो उसके लिए अपने आराम की अपेक्षा करनी होगी? महिम ने हंसकर कहा, नहीं अब हार गए, लेकिन एक बात बता दो सुरेश कि तुम्हारा ख्याल है मैं शौकिया यहाँ दुख झेलने आया हूँ? यह सही नहीं। ना सही, सुरेश बोला, मैं कारण जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत रुपया बचाने की है तो मेरे घर चल कर रहो, इससे में तो तुम्हारा इरादा मिट्टी ना होगा। महिम ने गर्दन हिलाकर संक्षेप में कहा, अभी छोड़ो सुरेश, सच ही अगर तकलीफ होगी तो तुम्हें बताऊंगा। सुरेश को मालूम था कि महिम को उसके संकल्प से डिगाना असंभव है। उसने जिद नहीं की और एक प्रकार से नाराज होकर ही चला गया। लेकिन दोस्त के रहने खाने का यह हाल देखकर उसके जी में सुई चुभती रही। सुरेश धनी लड़का था और महिम को वह अकपट प्यार करता था। उसकी हार्दिक आकांक्षा थी किसी तरह वह दोस्त के किसी काम आए, लेकिन वह महिम को कभी मदद लेने को राजी न कर सका और आज भी ना कर सका। 5-1 साल बाद दोनों में इसी प्रकार की बातें हो रही थी। तुम पर मुझे कितनी श्रद्धा थी इसे मैं कह नहीं सकता महिम। कहने को तो तुम्हें मैं तंग तो कर नहीं रहा सुरेश। वह श्रद्धा अब शायद नहीं रहेगी, ना रहे तो मैं सजा दूंगा। ऐसी धमकी तो नहीं दी मैंने कभी। तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम पर कपट का दोष नहीं लगा सकता। दुश्मन नहीं लगा सकता इसलिए मित्र भी नहीं लगा सके। दर्शन शास्त्र में ऐसा अनुशासन तो नहीं है। छी छी, आखिर को एक ब्राह्मण लड़की के चक्कर में पड़ गए। है क्या उसमें सूखी लकड़ी सा चेहरा, किताबें रटते रटते बदन में एक बूंद खून तक का नाम नहीं। ठेल दो तो डर है कि आधी देह से अलग हो जाए। आवाज़ तक ऐसी चींची कि सुनने से क्या होती है। बेशक होती है। सुनो महिम, मजाक अपने देहाती लोगों से करो जिन्होंने आंखों से उस ब्राह्मण लड़की को कभी देखा नहीं, जो यह सुनकर दंग रह जाते कि लड़की होकर अंग्रेजी में पढ़ लिख सकती है। उनके जाने से वे बाअदब दूर खड़े हो जाते हैं। अचरज से अवाक अपने उन गांव वालों को करो जाकर जो देव देवी समझकर इनके आगे सिर नवाते हैं। मगर हम लोगों का घर गांव में नहीं है, जो हमारी आंखों में तो इतनी आसानी से धूल झोंकी जा सकती है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ सुरेश, तुम्हारे शहर वालों को ठगने का अपना कोई इरादा नहीं। मैं उन्हें लेकर अपने गांव में ही रहूँगा, इसमें से तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं। सुरेश नाराज होकर बोल उठा, नहीं है, 100,000 लाख करोड़ों बार ऐतराज है। सारी दुनिया के पूज्य हिंदू की संतान होकर तुम क्या एक औरत के मोह में जाति गंवाओगे? मोह, एक बार उनके जूते मोजे उतारकर अपनी गृह लक्ष्मियों की पोशाक पहनाकर देखो तो सही। जाता रहेगा मोह। क्या है उसमें, क्या कर सकती है वह? खैर, सिलाई बुनाई की ही तुम्हें ज़रूरत है तो कलकत्ते में दर्जियों की क्या कमी? किसी खत पर पता लिखाने के लिए तो तुम्हें ब्राह्मण लड़की की शरण लेनी नहीं पड़ेगी। वक्त वे वक्त यह क्या कूट पीस कर तुम्हें 2 मुट्ठी खिला भी सकेगी। बीमार होने पर सेवा करेगी, इसकी शिक्षा मिली है उन्हें, ईश्वर ना करे। मगर ऐसे आड़े वक्त तुम्हें छोड़कर चली ना जाए तो सुरेश के बदले जो चाहे जिस नाम से मुझे पुकारना, दुख ना जताऊंगा। महिम चुप रहा। सुरेश फिर कहने लगा, महिम तुम तो जानते हो मंगल के सिवा मैं तुम्हारे अमंगल की चाह नहीं कर सकता और भूल कर भी नहीं करूँगा। मैंने बहुतेरी ब्राह्मण महिलाएं देखी हैं, 2-1 अच्छी भी नहीं देखी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने हिंदू घर की महिलाओं से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। ब्याह करने का ही अगर मन हो गया था तो तुमने कहा क्यों नहीं? अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मैं वायदा करता हूँ कि महीने भर के अंदर तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढ दूंगा ताकि जीवन में कभी दुख उठाना ही ना होगा। और अगर ऐसा ना कर सकूं तो जो इच्छा हो सो करना, इसी के पैरों सिर रख देना, मैं कुछ ना बोलूँगा। मगर 1 महीना धीरज रखकर अपने बचपन की मित्रता की मर्यादा तो तुम्हें रखनी ही होगी। कहो, रखोगे? महिम पहले सा ही मौन रहा। हाँ ना, कुछ बोला नहीं, लेकिन दोस्त के भले के लिए दोस्त कितना मर्मांतिक विचलित हो उठा वह पूरी तरह समझ गया। सुरेश, जरा सोच करो तो देखो महिम, भ्रम ना होकर तुमने जब ब्रह्म मंदिर में जाना आना शुरू कर दिया तो मैंने मना नहीं किया था तुम्हें। इतने बड़े कलकत्ता शहर में तुम्हारे लिए कोई हिंदू मंदिर था नहीं?
कि इस कपट की ज़रूरत हुई? मुझे तभी संदेह हो गया था कि ऐसे में तुम किसी न किसी विडंबना में ज़रूर फंस जाओगे। इस बार महीम जरा हंसकर बोला, सो समझा होगा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं समझा था कि मेरे जाने से कोई कपट है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ सुरेश, तुम तो भगवान को नहीं मानते, फिर हिंदुओं के देवी देवताओं को मानोगे? मैं ब्रह्म मंदिर में जाऊं या हिंदू मंदिर में, इससे तुम्हारा क्या आता जाता है? सुरेश ने तृप्त होकर स्वर में कहा, जो नहीं है मैं उसे नहीं मानता। भगवान नहीं है, देवी देवता झूठी बात है, लेकिन जो है उससे तो इनकार नहीं करता। समाज की मैं श्रद्धा करता हूँ, आदमी की पूजा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मनुष्य की सेवा ही मानव जन्म की चरम सार्थकता है। हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ तो हिंदू समाज की रक्षा करना ही अपना काम है। मैं मरते दम तक तुम्हें ब्रह्म घर में विवाह करके उनकी संख्या बढ़ाने नहीं दूंगा। तुमने क्या वचन दे दिया कि केदार मुखर्जी की बेटी से ब्याह करोगे? नहीं, जिसे वचन देना कहते हैं वह तो अभी तक मैंने नहीं किया। नहीं दिया ना? ठीक है, तो फिर चुपचाप बैठे रहो, मैं इसी महीने तुम्हारा विवाह कराऊंगा। मैं ब्याह करने के लिए पागल हो गया हूँ, यह किसने कहा तुमसे? तुम भी चुप बैठो जाकर, और कहीं ब्याह करना मेरे लिए असंभव है। क्यों असंभव है? क्या किया है? उससे प्रेम कर बैठे हो? इसमें अचरज क्या है? मगर इस भद्र महिला के बारे में सम्मान के साथ बात करो सुरेश। सम्मान के साथ? सम्मान के साथ मुझे बोलना आता है, सिखाना नहीं पड़ेगा। मैं पूछ सकता हूँ कि भद्र महिला की उम्र क्या होगी? नहीं जानता। नहीं जानते? 20, 25, 30, 40 और कुछ ज़्यादा? कुछ नहीं जानते? नहीं। जब उन्होंने तुमको फंदे में फंसाया तो नन्ही बच्ची नहीं है, ऐसा सोचना असंगत ना होगा। क्या ख्याल है? नहीं, तुम्हारे लिए कोई असंगत नहीं, लेकिन मुझे कुछ काम है सुरेश, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सुरेश, ठीक तो है, मुझे भी कोई काम नहीं महीम, चलो तुम्हारे साथ जरा घुमाऊं। दोनों मित्र निकल पड़े। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद सुरेश ने धीरे से कहा, आज जानबूझकर ही मैंने तुम्हें व्यथा दी, शायद यह समझाकर कहने की जरूरत नहीं है। महीम ने कहा, नहीं। सुरेश, आखिर व्यथा क्यों दी? महीम हंसा, बोला, पहली बात अगर बिना समझाई समझ सका तो इसे भी समझाना ना होगा। उसका एक हाथ सुरेश के हाथ में था। सुरेश ने भारी मन से उसे जरा दबा कर कहा, नहीं महीम, तुम्हें समझाना नहीं चाहता। संसार में और सब मुझे गलत समझ सकते हैं, मगर तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। फिर भी आज मैं तुम्हारे मुंह पर सुना देना चाहता हूँ कि तुम्हें मैंने जितना प्यार किया है, तुमने मुझे उसका आधा भी नहीं किया। तुम परवाह चाहे ना करो, पर मैं तुम्हारी जरा सी तकलीफ भी सह नहीं सकता। बचपन में इसी पर तो हमारी कितनी लड़ाई होती की थी, सोच कर देखो। इतने दिनों के बाद जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो महीम, अगर निश्चित जानता कि उन्हें पाकर जीवन में सुखी होगे तो सारा दुख मैं हंसकर सह लेता। महीम, उनको पाकर सुखी शायद ना हो सकूं, मगर तुम्हें छोड़ दूंगा यह कैसे जाना? तुम छोड़ो ना छोड़ो, मैं तुम्हें तो छोड़ दूंगा ना, सुरेश ने कहा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा भ्रम मित्र भी तो हो सकता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। भ्रम को मैं फूटी आंखों भी नहीं देख सकता। मेरा एक भी भ्रम दोस्त नहीं है। उन्हें देख क्यों नहीं सकते? अनेक कारण है। एक ये है कि जो हमारे समाज को बुरा बताकर छोड़ गए, उन्हें अच्छा मानकर मैं हरगिज पास नहीं खींच सकता। तुम्हें तो पता है अपने समाज के लिए मुझे कितनी ममता है। उस समाज को जो देश के विदेश के सबके सामने बुरा साबित करना चाहता है, उसकी अच्छाई उसी की रहे। मेरा वह शत्रु है। महीम मन ही मन असहिष्णु होता जा रहा था। अच्छा, तो अब क्या करने को कहते हो तुम? जो शुरू से लगातार कह रहा हूँ। खैर, फिर भी एक बार फिर कहो। जैसे भी हो, इस युवती का मुंह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तुम उससे मिल नहीं पाओगे। मगर उसे भी ना छूटे तो? यदि मोह से भी बड़ा कुछ हो तो? सुरेश ने जरा देर सोच कर कहा, वह सब मैं नहीं समझता महीम। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने समाज को। हाँ, एक बार सोच कर देखो, बचपन में तुम्हें चेचक हुआ था और मुंगेर में नाव डूब जाने से हम गंगा में डूब रहे थे। भूली बात की याद दिलाई, इसके लिए मुझे माफ़ करना महीम। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं चला, और अचानक वह पीछे मुड़कर तेजी से चला गया। सुरेश के बदन में एक और जितनी ही ज़्यादा ताकत थी, दूसरी ओर उतना ही उसका मन कोमल था, उतना ही स्नेहशील। जाने अनजाने किसी के भी दुख कष्ट की बात सुनकर उसे रोना आता। छुटपन में वह एक मच्छर मक्खी तक को नहीं मार सकता था। जैन मारवाड़ियों की देखा देखी ही कितनी बार जेब में चीनी सूजी लिए स्कूल से गैर हाजिर हो पेड़ों तले घूम घूम कर चिड़ियों को खिलाया करता था। मछली मांस खाना
उसने कितनी बार छोड़ा और पकड़ा, इसका हिसाब नहीं। जिसे चाहता उसके लिए कैसे क्या करे सोच नहीं पाता। स्कूल में अपने दर्जे में महीम सबसे अच्छा लड़का था, लेकिन उसके बदन पर फटे चिथड़े कपड़े, पैरों का जूता फटा पुराना, दुबला शरीर, सूखा चेहरा, यही सब देखकर सुरेश पहले उसकी ओर आकृष्ट हुआ था और थोड़े ही दिनों में दोनों का यह आकर्षण बाढ़ के पानी की तरह इतना बढ़ उठा कि विद्यालय भर के लड़कों की चर्चा का विषय बन बैठा। महीम छात्रवृत्ति पाकर और उन्हीं 4 रुपयों के भरोसे वह कलकत्ते आया तथा गांव के एक मोदी की दुकान में रहकर स्कूल में दाखिला हुआ। तभी से सुरेश ने दोस्त को अपने घर लाने की हर कोशिश की, मगर उसे हरगिज राजी ना कर सका। वहीं रहते हुए कभी भूखा कभी अधपेटा रहकर महीम ने एंट्रेंस पास किया। बाद की घटना तो पहले ही कही जा चुकी है। उस दिन से हफ्ता भर महीम से भेंट ना हो सकने के कारण सुरेश उसके डेरे पर गया। किसी त्योहार के कारण आज स्कूल कॉलेज बंद थे। वहां जाने पर पता चला महीम सुबह ही जो निकला है सो अभी तक नहीं लौटा। सुरेश को संदेह नहीं रहा कि वह छुट्टी के दिन बिताने के लिए पटलडांगा के केदार मुखर्जी के यहाँ ही गया है। 7 दिन भी धीरज नहीं रख सका, दौड़ गया। पलक मारते उसके खिलाफ विद्वेष की आग अचानक लग जाने से उसका जी जल उठा। उसने जरा देर भी विचार नहीं किया, गाड़ी पर बैठ गया और कोचवांस को सीधे पटलडांगा चलने को कहा और मन ही मन कहने लगा, अरे बेहया, अरे अकृतज्ञ, अपना जो प्राण इस औरत को सौंप कर तू धन्य हो रहा है, तेरा वह प्राण रहता कहाँ है? अपने प्राण की कतई परवाह न करके जिसने तेरे प्राण को 2-2 बार बचाया, उसका क्या जरा भी सम्मान नहीं? केदार मुखर्जी के घर वाली गली सुरेश को मालूम थी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही गाड़ी ठीक जगह पहुंच गई। उतरकर सुरेश ने बैरे से पूछा और सीधे ऊपर की बैठक में जा पहुंचा। फर्श पर बिछाई गई गद्दी और तकिए के सहारे से लेटे एक बूढ़े से सज्जन अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ ताका, नमस्कार करके सुरेश ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुरेश बंदोपाध्याय है, मैं महीम के बचपन का साथी हूँ। बूढ़े ने नमस्ते किया, चश्मे को मोड़कर रखते हुए बोला, बैठिए। सुरेश बैठा और बोला, महीम के डेरे पर गया तो पता चला वह यहीं है, तो सोचा इसी बहाने आपसे भी परिचित हो लूँ। बूढ़ा, मेरा परम सौभाग्य है कि आप पधारे, लेकिन महीम 10-12 दिनों से इधर नहीं है। आज सुबह हम लोग सोच ही रहे थे कि ना जाने किस हालत में है। सुरेश मन ही मन जरा चकित होकर बोला, लेकिन उनके डेरे पर तो बताया। बूढ़े ने कहा, शायद और कहीं गए होंगे, खैर वे अच्छे हैं, सुनकर राहत मिली। आते जाते सुरेश ने जो संकल्प किया था बूढ़े के सामने आकर उसे दृढ़ ना रख सका। उनके शांत मुखड़े की धीर मृदु बातों ने उसके मन को की आँच को शीतल कर दिया। फिर भी वह अपने कर्तव्य को ना भूला। मन ही मन यह कहकर वह अपने को उत्तेजित करने लगा कि ये कितने ही भले क्यों ना हो, है तो ब्राह्मणी, लिहाजा इनका सारा शिष्टाचार ही बनावटी है। ये अबुदों को इसी तरह से फुसलाकर अपना काम निकाल लेते हैं, इसलिए इन शिकारियों के सामने आत्मविस्मृत होकर काम को भुलाने से नहीं चल सकता। जैसे भी हो इनके जबड़े से दोस्त को निकालना ही पड़ेगा। उसने काम की बात शुरू की। बोला, महीम मेरा बचपन का साथी है, ऐसा दूसरा दोस्त मेरा कोई नहीं। अगर इजाज़त दे तो उसके बारे में मैं आपसे 2-1 बात करूं। बूढ़े ने जरा हंसकर कहा, बखूबी से, मैंने उनसे आपका नाम सुना है। सुरेश, महीम से आपकी लड़की की शादी तय हो गई सुनता हूँ। हाँ जी, तय ही समझिए, लेकिन महीम तो ब्राह्म समाजी नहीं है, फिर भी ब्याह करेंगे आप? बूढ़े चुप ही रहे। सुरेश ने कहा, खैर यह बात भी छोड़िए, परंतु इसकी अवस्था कैसी है? बीवी बच्चों के गुजर बसर की सामर्थ्य है या नहीं? गांव में विरोधी हिंदू समाज के बीच कच्चे घर में आपकी लड़की रह सकेगी या नहीं, और कहीं ना रह सके तो महीम क्या करेगा, यह सब सोचकर देखा है आपने? बूढ़े केदार मुखर्जी उठ बैठे, बोले, नहीं, मैंने तो यह सब सुना नहीं। महीम ने कभी यह सब कहा नहीं, लेकिन मैंने सब यह सोचा है। महीम ने कहा है और वही अप्रिय प्रसंग उठाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। अपनी लड़की को आप सोचे, अगर मेरे परम मित्र जो ऐसी जिम्मेदारी कंधे पर उठाकर बेहद बोझ से सदा जीवन मृत रहेंगे, हरगिज नहीं होने दूंगा। केदार बाबू का चेहरा फीका पड़ गया। बोले, आप क्या कह रहे हैं सुरेश बाबू? पिताजी, 17-18 साल की एक लड़की अचानक कमरे में आकर पिता के पास किसी अनजान युवक को बैठा देख स्तब्ध रह गई। कौन? अच्छा, आओ बेटी बैठो, शर्म कैसी है, अपने महीम के गहरे मित्र हैं। वह लड़की आगे बढ़ाई, हाथ उठाकर सुरेश को नमस्ते किया। सुरेश ने देखा, चमकता सांवला रंग, छरहरा बदन, गाल, ठोड़ी, कपाल, सारे मुख की बनावट ही बहुत अच्छी और सुकुमार।
आंखों की निगाह में जरा स्थिर बुद्धि की आभा। नमस्ते करके वह करीब ही बैठ गई। उसके चेहरे को देखकर सुरेश मुग्ध हो गया। उसके पिता बोले, महीम के बारे में सुना तुमने? हम सोच रहे थे वह आ क्यों नहीं रहा। सुन लो, उसके परम बंधु हैं, कष्ट करके आए हैं, नहीं तो क्या होता कहो तो। किसे पता था कि वह ऐसा विश्वासघाती है, इतना बड़ा झूठा है। गांव में उसका महज एक फूस का घर है। वह तुम्हें खिलाएगा क्या? उसे तो खुद खाना कपड़े का ठिकाना नहीं। ओह, कितना खतरनाक आदमी है। ऐसे आदमी के मन में इतना जहर था। सारी बातें सुनकर अचला का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन ना जाने किसने सुरेश के मुंह पर भी कालिक पोत दी। वह उस लड़की की ओर अवाक देखता हुआ काठ के पुतले सा बैठा रहा। सुरेश ने सोचा उसका निष्ठुर सत्य अचला के कलेजे में गहरा बिंध गया, लेकिन पिता ने उसका ख्याल तक न किया, बल्कि बेटी को ही इशारा करके कहने लगे, सुरेश बाबू, आप सच्चे मित्र का कर्तव्य करने आए हैं। हम जिससे भ्रम में भी इस पर अविश्वास न करें। यह कठोर हो, अप्रिय हो, पर सच्चा प्रेम नहीं। माँ जब बीमार बच्चे को खाना नहीं देती तो क्या उसे बेरहम नहीं लगती? लेकिन फिर तो उसे वह काम करना ही पड़ता है। सच कह रहा हूँ सुरेश बाबू, महीम हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर सकता है, सपन में भी ना सोचा था। 2 साल पहले ब्रह्म समाज में उनके बात व्यवहार से मुग्ध होकर मैंने खुद ही घर बुलाकर अचला से उनका परिचय कराया। उसका यही बदला। उफ, इतनी बड़ी प्रवंचना अपने जीवन में नहीं देखी। अंदर के आवेग से खड़े होकर केदार बाबू कमरे में चहलकदमी करने लगे। सुरेश और अचला सिर झुकाए चुप बैठे रहे। केदार बाबू सहसा ठिठक कर बोले, नहीं बेटी, अचला यह नहीं होने का, किसी सूरत में नहीं। सुरेश बाबू, आप जैसे सबसे ऊपर कर्तव्य को ही रखकर मित्र का काम करने आए हैं, वैसे ही मैं भी कर्तव्य को ही सामने रखकर पिता का काम करूंगा। अचला से महीम का संबंध जितना आगे बढ़ गया है, ऐसे में बिना प्रमाण के अगर उसके लिए घर का दरवाजा बंद कर दे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जरा प्रमाण चाहिए। आप यह ना सोचे सुरेश बाबू कि आपकी बात पर हमने यकीन नहीं किया, लेकिन यह भी अपना कर्तव्य है। क्यों बेटी, प्रमाण लेना ठीक है या नहीं? दोनों ही चुप बैठे रहे। उचित अनुचित कोई राय किसी ने जाहिर ना की। जरा देर रुककर केदार बाबू ही बोले, लेकिन सबूत का भार आप पर ही रहा सुरेश बाबू। महीम की आर्थिक स्थिति की बात तो दूर रही, उसका घर किस गांव में है हम तो यह भी नहीं जानते। बैरे ने आकर खबर दी कि नीचे विकास बाबू खड़े हैं। सुनकर केदार बाबू सूख से गए। बोले, आज तो उनके आने की बात ना थी। अच्छा, उनसे कहूँ मैं आ रहा हूँ। पलट कर बोले, मुझे 5 मिनट के लिए माफ़ करना होगा सुरेश बाबू, मैं इस आदमी को विदा कराऊँ? जब आ गया है तो मिले बिना तो जाएगा नहीं। बेटी अचला, सुरेश बाबू को अपना परम हितैषी समझना, जो जानना चाहो इनसे जान लो, मैं अभी आया। कहकर वे नीचे उतर गए। एक दूसरे को देखकर दोनों ने सिर झुका लिया। जरा देर चुप रहकर सुरेश ने धीरे से कहा, मैं महीम के बचपन का साथी हूँ, लेकिन उसके व्यवहार से आप लोगों के सामने मेरा सिर नीचे हो गया। अचला ने धीरे से कहा, इसके लिए आपको लज्जित होने का कोई कारण नहीं। सुरेश, आप क्या कहती हैं? उसकी इस कपट आचरण से, ऐसे पाखंड से दोस्त के नाते मैं शर्मिंदा ना हूँ तो कौन हो कहिए। लेकिन तभी तो मुझे सोचना चाहिए था कि जब उसने मुझसे शुरू से आखिर तक छिपाया, तब इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। अचला, असल में हम ब्रह्म समाजी हैं। आप इस समाज के किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, शायद इसलिए उन्होंने आपसे जिक्र ना किया हो। बात सुरेश को अच्छी ना लगी। अचला उसी के सामने महीम का दोष काटना चाहेगी, यह उसने नहीं सोचा था। सूखे कंठ से पूछा, शायद यह बात आपने महीम से सुनी होगी। अचला ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, उन्होंने ही कहा था। सुरेश, देखता हूँ मेरे दोष को कहना नहीं भूला। अचला जरा हफीका हंसकर बोली, दोष की क्या बात है? हर आदमी की प्रवृत्ति एक नहीं होती। जो लोग आप लोगों से नाता तोड़कर चले गए हैं, वे अगर आपको अच्छे ना लगे तो इसमें मैं कोई दोष नहीं मानती। यह बात सुरेश के मन के लायक थी। कहीं और सुनता तो शायद उछल उठता, लेकिन इस मितभाषिनी ब्रह्म युवती के मुंह से ब्राह्म समाज पर अपनी वितृष्णा की बात सुनकर आज उसमें जरा भी आनंद का उदय नहीं हुआ। वास्तव में इस दलबंदी की मीमांसा सुनने के लिए उसने बात कही भी ना थी, बल्कि जवाब में सुनना चाहता कि उसने महीम से उसके सद्गुण का और विवरण सुना है या नहीं। अचला शायद उसकी इस गोपन अभिलाषा को तोड़ नहीं सकी, इसलिए सवाल का सीधा जवाब देकर चुप हो गई। सुरेश, आप लोगों से मुझे सामाजिक चिन्ह है या नहीं इसकी चर्चा महीम करे, लेकिन
उस पर मुझे जरा भी विद्वेष नहीं। यह आप मुझसे सुनकर भी अविश्वास ना करें, फिर शायद मैं उसके घर की बात करने यहाँ नहीं आता, अगर उस दिन वह मुझसे सच्ची बात नहीं छिपाता। लेकिन तो वे झूठ बोलते ही नहीं, अचला ने कहा। अब सुरेश सचमुच ही हतबुद्धि सा हो गया। एक औरत के मुंह से ऐसा शांत लेकिन दृढ़ प्रतिवाद भी निकल सकता है? जरा देर तक सोच ही ना सका, लेकिन जरा ही देर के लिए जीवन में उसने संयम नहीं सीखा, सो दूसरे ही क्षण रुखे स्वर में बोला, माफ़ करें मुझे, वह मेरा बाल्य बंधु है। मैं आपसे कुछ कम नहीं जानता। अपने को यहाँ फंसा कर साफ इनकार करने को मैं सत्यवादिता नहीं कह सकता हूँ। अचला ने वैसे ही शांत स्वर में कहा, उन्होंने खुद तो अपने को यहाँ नहीं फंसाया। सुरेश, आपके पिताजी ने तो यही कहा। इसके सिवा अपनी गई बीती हालत को आप लोगों से छिपाने की भी सत्यप्रियता नहीं कह सकते। बाल बच्चों के भरण पोषण की असमर्थता औरों के निकटना सही, आपसे तो अकपट रूप से कहना चाहिए था ना। अचला चुप रही। सुरेश कहने लगा, आप जो उसकी भूल को ढकने की इतनी कोशिश कर रही हैं, आप ही बताएं, भला सारी बातें पहले मालूम हो जाती तो आप इतनी छूट दे सकती थी उसे। अचला चुप रही। उससे कोई जवाब न पाकर सुरेश और भी जोश में आ गया। उसने कहा, उसने मेरे सामने साफ कबूल किया है कि कलकत्ते में आपको रखने की ना तो उसका साध्य है ना इरादा। अपने उस छोटे से गांव में बिल्कुल विरोधी हिंदू समाज में अपने जीर्ण कच्चे घर में वह आपको रखेगा। यह बात क्या उससे आपसे बता देनी नहीं चाहिए थी? इतना दुख उठाने को आप तैयार हैं या नहीं, यह पूछना अभी क्या उसने जरूरी नहीं समझा? उसने आंख उठाई, देखा अचला चिंतित से सिर झुकाए बैठी है। जवाब मिलने पर भी सुरेश समझ गया कि उसकी बातों ने असर किया। बोला, देखिए, आपसे इस समय मैं सच यही कहूँगा। आज मैं सिर्फ अपने मित्र को बचाने का ही संकल्प लेकर आया था। वह किसी आफत में ना पड़े, यही अपना उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि उसके बजाय आपको बचाना मेरा बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उसकी मुसीबत है मोल ली हुई, मगर आप अंधेरे में कूद रही हैं। अभी अभी जब आपके पिताजी सबूत की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप रहे थे, तब जी में आया था कि यह भार मैं लूँगा, परंतु अब देखता हूँ कि यह भार मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय होगा। अचला, लेकिन सुनकर वे क्या दुखी ना होंगे? सुरेश, मगर कोई उपाय नहीं? जिसने पाखंडों की भांति आपसे इतनी बड़ी प्रवंचना की है, मित्र होते हुए उसकी चिंता करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। मगर मुसीबत तो यह है कि मैं भी उसके गांव का नाम नहीं जानता। किसी तरकीब से यदि जान पाया तो सुबह ही वहां जाऊंगा और सारे सबूत आपके पिताजी को देकर मित्र के पाप के का प्रायश्चित करूंगा। अचला ने कहा, लेकिन आप इतनी तकलीफ उठाएंगे क्यों? पिताजी से कहिए अपने किसी विश्वासी आदमी को भेजकर सब पता कर ले। 24 परगने का राजपुर ग्राम अधिक दूर तो नहीं है। सुरेश ने अचरज से कहा, राजपुर गांव का नाम तो आप जानती हैं, देख रहा हूँ और भी कुछ मालूम है। अचला ने सहज भाव से कहा, आपने जो कुछ कहा उतना ही मैं भी जानती हूँ। राजपुर के उत्तर टोले में मिट्टी का एक घर है, अंदर केवल 3 कमरे, बाहर चंडी मंडप और उसी में गांव की पाठशाला बैठती है। सुरेश, उसकी पारिवारिक अवस्था? उसके बारे में आपने जो कहा वही, नाम को जायदाद है, इसी तरह दुख कष्ट से पेट भरता है। तब तो देखता हूँ आप सभी जानती हैं। अचला, इतना ही नहीं, एक दिन इतना ही उनसे पूछा था कि और आप जानते हैं वे कभी झूठ नहीं कहते। सारा चेहरा स्याह करके सुरेश बोला, जब आपको सब कुछ ही मालूम है फिर तो आप लोगों को सतर्क करने के लिए मेरा आना बेकार हुआ। देख रहा हूँ उसने आपको धोखा नहीं देना चाहा। अचला, मुझे कुछ कुछ मालूम है, मगर आप तो मुझे बताने नहीं आए। जिन्हें बताने आए हैं अभी तक वे कुछ भी नहीं जानते। आप कहें तो मैं जितना भर जानती हूँ बतला देती हूँ। सुरेश ने उदास होकर कहा, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे महीम को सब कुछ कहकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, तब कहीं चैन मिलेगा। इसकी भी की ज़रूरत क्या है? अचला ने पूछा। सुरेश फिर उत्तेजित हो गया, बोला, ज़रूरत नहीं है। अनजाने उस पर झूठी तोहमत मैंने लगाई है। कितना बड़ा घोर अपराध किया है, यह क्या आपने नहीं समझा? अचला थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोली, बल्कि मेरा कहा मानिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं सुरेश बाबू। मनी मन माफ़ी मांगने के बजाय जाहिर से मांगना ही बड़ी चीज़ है। नहीं, यह मैं नहीं मानती। जब उन्हें सुनते ही पीड़ा पहुंचेगी तब बताने से क्या लाभ। मैं बल्कि पिताजी को भी मना कर दूंगी, आपकी बात उन्हें ना बताए। सुरेश, अच्छा। कुछ देर चुपचाप अचला को देखते रहकर बोला, मैं एक बात बराबर गौर करता रहा हूँ कि आपकी कोशिश यही है कि महीम को किसी वजह से चोट ना पहुँचे।
खैर वही सही, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बारे में आज मेरे मन में जितनी बातें आई वह भी नहीं कहना चाहता, पर एक बात आपसे कहे बिना विदा नहीं ले पा रहा हूँ। जी कहिए। सुरेश, उससे माफ़ी ना मांग पाया पर आपसे मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ करिए, कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। छी छी छी, ये आप क्या कर रहे हैं, कहकर अचला ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर झट उन्हें छोड़कर कहा, यह कैसा अन्याय है, कहिए तो। कहते कहते उसका चेहरा शर्म से तमतमा उठा। सुरेश के सारे बदन के रोए खड़े हो गए। इस अनोखे स्पर्श, सलज मुख, अनूठी लाल आभा ने लम्हे भर में उसे एक बार की बेबस बना दिया। वह नज़र झुकाकर कुछ क्षण स्तब्ध होकर धीरे से बोला, नहीं, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि अपने हजारों अन्यायों में से अगर कोई उचित काम हुआ है तो यही है। आप क्षमा कर दें, मेरा मन का सारा शोक धुल जाएगा। अचला कातर होकर बोली, ऐसी बात हरगिज ना करें। यह भी सुना है आपने? क्या सुना है? आपसे बड़ा हितैषी उनका है कौन? नहीं, शायद आपके सिवा और कोई नहीं है, और इसी नाते तो हम दोनों। अचला के चेहरे पर तनिक ललाई दौड़ गई। वह बोली, हाँ, बंधु हुए जब इन्हें मौत के करीब से खींच लिया आपने, इसलिए उनके लिए आपको किसी भी बात बारे में मैं अन्याय नहीं सोच सकती। आप मन में कोई शोभ, कोई लज्जा ना रखें, और क्षमा के उच्चारण से अगर आपको संतोष हो तो वह भी कहने को तैयार थी, बशर्ते मेरी जबान पर वह अटकता नहीं। खैर जरूरत थी। सुरेश उठ खड़ा हुआ। आपके पिताजी से भेंट नहीं हुई, वे शायद समझ गए। हो सकता है महिम के साथ मैं कभी आ जाऊं। नमस्ते। अचला ने हल्का हंसकर कहा, नमस्ते, लेकिन उनके साथ आना होगा। सच कह रही हो? हाँ सच, मेरी खुशकिस्मती है। सुरेश ने एक बार फिर नमस्कार किया और चला गया।